मटन चावल की दुकान। एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में शालिनी नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति खेती का काम करता था। दोनों का बहुत सुखी संसार चल रहा था। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। इसी बीच शालिनी एक खुशखबरी सुनाती है। शालिनी अब जल्दी ही मां बनने वाली थी। इस खुशखबरी को लेकर दोनों बहुत खुश थे। शालिनी का पति रामदास अपने बच्चों को सारी खुशियां देने के लिए जी जान लगाकर अपने खेत में काम करने लगा। रामदास अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तब वो कहता है, अब हम हमारा छोटा सा परिवार शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए मैं अपने खेत में दुगना काम करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। मेरे परिवार को मैं किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देना चाहता। रामदास, तुम एक बहुत अच्छा इंसान हो और तुम बहुत बढ़िया पिता भी बनोगे, इसमें कोई शक नहीं है मेरे दोस्त। रामदास फिर घर जाता है। खाने की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। आएगी क्यों नहीं, मैंने आपका पसंदीदा मटन चावल बनाया है। अरे वाह, तुम्हारे हाथ का मटन चावल खाने के लिए तो नसीब चाहिए और मैं सबसे ज्यादा नसीबवान हूँ। अब क्या बातें ही करते रहोगे, जाओ हाथ धो के आओ, मैं खाना परोसती हूँ। रामदास जल्दी से हाथ धोकर आता है और खाने के लिए बैठ जाता है। रामदास बहुत ही आनंद के साथ मटन चावल खाता है। शालिनी, मजाक की बात तो एक तरफ, लेकिन तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं तुमसे अच्छा मटन चावल किसी ने बनाया होगा। तुम अपना होटल खोल सकती हो। बस हो गई मेरी तारीफ, अब जल्दी से जाकर सो जाओ। आपको कल जल्दी खेत में भी जाना था ना। दूसरे दिन सुबह रामदास खेत के लिए निकल जाता है। उस दिन बहुत घने बादल छाए हुए थे। जोरों की बारिश होने का अंदाजा था। शालिनी थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि रामदास अभी भी घर पर नहीं आया था। इनको भी ना इतनी समझ नहीं है कि ऐसे मौसम में घर जल्दी आ जाना चाहिए। शालिनी घर के बाहर जाती है और उसे हीरालाल नजर आता है। हीरालाल जी, क्या आपको पता है कि ये कहाँ है? भाभी जी, लगता है वो खेत में ही है। आप मेरा एक काम कर दें, उनको घर लेके आइए। देखिए ना मौसम कैसा होता जा रहा है। ठीक है भाभी जी, आप फिक्र मत करिए, मैं रामदास को लेकर आता हूँ। अब रात हो जाती है, लेकिन ना ही हीरालाल और ना ही रामदास घर आते हैं। शालिनी को अब बहुत ही डर लगने लगता है, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। तभी दरवाजे की कुंडी बजती है। शालिनी भागकर जाकर देखती है, तब वहाँ हीरालाल खड़ा था। क्या हुआ? हीरालाल का चेहरा उतरा हुआ था। रामदास खेत में काम कर रहा था, तब उस पर बिजली गिरने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। शालिनी पर दुखों के काले बादल छा जाते हैं। वो अब जिंदगी का मकसद ही भूल गई थी। रामदास के दोस्त, शालिनी के दोस्त उसका ख्याल रख रहे थे और उसे इस दुख से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शालिनी की माँ अब उसके साथ रहने लगी। शालिनी, मुझे पता है एक औरत के लिए इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती, लेकिन तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो। क्या तुम अपने बच्चे के लिए ठीक नहीं होना चाहती? उसका आने वाला कल कैसे गरीबी में करवाना चाहोगी? अब शालिनी सोच में पड़ जाती है। वो अपने बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाते हुए नहीं देखना चाहती थी। शालिनी सोचती है कि अब वो करे तो क्या करे, कैसे पैसे कमाए। तभी उसे रामदास की बात याद आती है। शालिनी, मजाक की बात एक तरफ, लेकिन तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी तुमसे अच्छा मटन चावल कोई बनाता होगा। तुम अपना होटल खोल सकती हो। शालिनी अब अपने बचे खुचे पैसों की मदद से एक छोटा सा होटल खोलती है। इसमें रामदास के दोस्त, शालिनी के दोस्त उसकी पूरी मदद करते हैं। शालिनी अपने होटल में मटन चावल बनाकर बेचने लगी। जल्दी ही शालिनी के मटन चावल पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाते हैं और शालिनी के पास बहुत सारे ग्राहक आने लगे। कुछ ही महीनों में शालिनी का एक छोटा सा होटल अब बड़ा बन चुका था। उसने कई सारे नौकर भी रख लिए थे। उसके बाद शालिनी को एक बेटा हुआ। रामदास की कमी शालिनी को हमेशा थी, लेकिन उसका साथ देने के लिए अब उसका बेटा आ चुका था। शालिनी अब अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। आलू समोसा वाला बस स्टॉप। सुमन और सुधीर गांव में रहते थे। वो दोनों ही बहुत गरीब थे। सुमन घर में आलू समोसा बनाती और सुधीर गांव में साइकिल पर घूमते हुए समोसे बेचा करता था। वो दोनों मेहनत करके अपने भविष्य के लिए पाई पाई जमा कर रहे थे।
सुमन का एक ही सपना था कि वो उसका खुद का घर बनाए। एक दिन सुमन जमा किए हुए पैसों को देखकर सुधीर से कहती है, सालों से हम आलू समोसे बेचकर पैसे कमा रहे हैं, पर अभी तक इतने पैसे भी इकट्ठा नहीं हुए कि हम अपना घर बना सके। अरे सुमन, बस इतने में ही थक गई हो क्या? हमें और मेहनत करना है। ऐसे उदास होगी तो कैसे चलेगा? और मैं तुम्हारे घर का सपना तो जरूर पूरा करूंगा। चलो अब समोसे बनाते हैं। इस तरह सुधीर और सुमन दोनों भी मिलकर आलू समोसे बनाते हैं। बाद में सुधीर आलू समोसे बेचने चला जाता है। सुमन ऐसे ही घर में सोचती रहती है कि तभी वहां उसका भाई किशोर शहर से आता है। सुमन अपने भाई को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, भैया आप आज इतने सालों बाद इस गरीब बहन की याद कैसे आई आपको? किशोर सुमन का बड़ा भाई होता है। किशोर काम की तलाश में शहर गया था। उसने शहर में रहने वाली लड़की से शादी कर ली थी और वो वहीं रहने लगा था। सालों बाद किशोर गांव आया था बहन से मिलने। सुमन अपने भाई को आलू समोसे खिलाती है। तब किशोर कहता है, अरे सुमन, ये आलू समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे मैं जब गांव में आया तब से ही तुम्हारे आलू समोसे की खूब तारीफ सुनता आ रहा हूँ। सुमन, मैं चाहता हूँ कि तू और सुधीर शहर आकर आलू समोसे बेचो। वहां ऐसे आलू समोसे के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इस गांव में वैसे भी कुछ नहीं रखा। पर भैया, बड़े शहर में हम कैसे आ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? हमें शहर के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। अरे सुमन, तू उसकी चिंता क्यों करती है? बस मेरे पास आ जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहां से चला जाता है। सुधीर जब घर वापस आता है तब सुमन उसे शहर जाने के लिए पूछती है। पहले तो सुधीर मना करता है, पर सुमन के समझाने के बाद सुधीर समझ जाता है और शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। गांव का सब समेटकर एक दिन सुधीर और सुमन शहर चले जाते हैं और किशोर के घर पे रहने लगते हैं। तब किशोर और उसकी बीवी रमा खुशी से उनका स्वागत करती है। उन्हें रहने के लिए अलग से कमरा भी देते हैं। वो दोनों वहीं रहकर किशोर का ही काम करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब सुमन किशोर से कहती है, भैया, हमें यहाँ आकर काफी दिन हो गए हैं। आपने अब तक हमारे काम के बारे में कोई बात तक नहीं की। भैया, हमें हमारा आलू समोसे का दुकान लगाना है। अरे सुमन, शहर में कोई भी दुकान शुरू करना इतना आसान नहीं है। वो आलू समोसे के दुकान का सोचना अब बंद कर दो। यहाँ मेरे ही पास रहकर घर के काम करो। ये सब सुनकर सुमन तो चकित ही हो जाती है। तब जाके सुमन को सारी बात समझ आती है और वो गुस्से से किशोर से कहती है, अच्छा, तो तू मुझे घर में एक नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो? इसीलिए गांव में आकर मीठी मीठी झूठी बातें की और हमें अपनी बातों में भुला दिया। पर भैया, हम कोई नौकर नहीं है। हमें आपकी मेहरबानियां नहीं चाहिए। सुमन और सुधीर किशोर का घर छोड़ देते हैं। वो दोनों बहुत ही मायूस हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऐसे ही चलते चलते वो एक बस स्टॉप पर आते हैं। वो बस स्टॉप बहुत ही खराब था। वो तो बस नाम का ही बस स्टॉप था। वहां कोई भी बस रुकती भी नहीं थी। सुमन अपना पैसों का पर्स देखती है तो उसमें पैसे भी नहीं रहते। तब सुधीर हताश होकर कहता है, अरे सुमन, तुम्हारे भैया ने ये अच्छा काम नहीं किया हमारे साथ। देखो, हम तो रास्ते पर आ गए हैं। जो कुछ पैसे जमा किए थे वो तुम्हारे भाई ने ही चुरा लिए। लगता नहीं सुमन कि मैं तुम्हारा सपना पूरा कर सकूंगा। मुझे तो उसे अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, इस मुसीबत में भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उन दोनों के पास गांव जाने तक के लिए पैसे नहीं रहते। सुमन उस बस स्टॉप को अच्छा करती है और वहीं पर एक दिन वो गुजार लेते हैं। दूसरे दिन सुमन को एक आइडिया आता है और वो कहती है, सुनिए जी, हम इसी बस स्टॉप पर अपना आलू समोसे का ठेला लगाते हैं। अब गांव जाकर भी कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे हैं बचे हुए, उससे आप आलू समोसे के सामान खरीद कर लाओ। सुमन और सुधीर उन पैसों से आलू समोसे का सामान खरीदते हैं। उस बस स्टॉप को अच्छे से साफ कर देते हैं और वहीं पर आलू समोसा बनाकर बेचने लगते हैं। धीरे धीरे लोगों को आलू समोसे बहुत ही पसंद आने लगते हैं। अब लोग दूर दूर से
बस के लिए नहीं बल्कि आलू समोसे के लिए उस बस स्टॉप पर आना शुरू करते हैं। इस तरह से सुमन और सुधीर का काम अच्छे से शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में सुधीर बस स्टॉप के बाजू में ही अपना आलू समोसे का एक बड़ा होटल शुरू करता है। इस तरह से वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। इस तरह से कुछ ही सालों में सुमन का घर का सपना भी पूरा हो जाता है।